और सबलुक्सेशन पे। मतलब जब बोन टूट जाती है, जब बोन डिसलोकेट होती है, या फिर उसके मसल्स में, लिगामेंट में, टेंडन में हमारे पास कोई टेयर आता है, स्प्रेन होता है या स्ट्रेन होता है, उस रिगार्ड में हमारी बॉडी के अंदर मेनली जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं वो दो टाइप्स की हैं। फर्स्ट वन आर द पोस्चरल मसल्स, सेकंड वन आर द फिजिक्स मसल्स। अब हमने पोस्चरल और फिजिक्स मसल जो हमारी बॉडी में है उनकी बायोमैकेनिक्स को स्टडी करना है। अच्छा, अब इनको स्टडी करने की इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इनके ओरिजिन इंसर्शन पे, इनकी एनाटॉमी पे, इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन पे, इन चीज़ों को फोकस नहीं करना। आपने मेनली इसमें इसकी बायोमैकेनिक्स को देखना है कि मसल परफॉर्म फंक्शन क्या कर रहा है, हमें मसल से क्या रिक्वायर्ड है, और मसल हमारे रिक्वायरमेंट के मुताबिक काम नहीं कर रहा तो इसकी है या हाइपोटोनिक है, मसल का बल्क इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया है, मसल में एट्रोफी हो रही है या हाइपरट्रोफी परफॉर्म कर रहा है, क्या वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है या अपनी कोई ट्रिकी मूवमेंट इन्वॉल्व कर रहा है साथ। इस रिगार्ड में बेटा हमारे पास बॉडी में एक तो होते हैं पोस्चरल मसल, दूसरे होते हैं फिजिक मसल्स। जो पोस्चरल मसल है बॉडी में हमारी, वो तो बॉडी के तमाम बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करते हैं, जैसे नाम से पता लग रहा है। दूसरी चीज़ ये याद रखिए कि पोस्चरल मसल की टोन बॉडी में ज़्यादा होती है। अब आप सिटिंग पोस्चर में हैं, आप लाइंग में हैं, स्पाइन में हैं, हैंगिंग में हैं, इस बॉडी के पोस्चर को जो अडॉप्ट कर रहे हैं मसल वो हो रहे हैं पोस्चरल मसल, जिनकी टोन ज़्यादा। अपोजिट हमारे पास दो मसल्स हैं जो कि फिजिक मसल्स हैं। अब उनका काम इनसे ऑपोजिट होगा। मेन पोस्चर मसल बॉडी के पोस्चर को मेंटेन कर रहे थे, ठीक है, वो मेन मसल्स थे, उनकी टोन ज़्यादा थी। फिजिक्स मसल में है जहाँ पे पोस्चर मसल कंट्रैक्ट कर रहा होगा वहाँ फिजिक मसल रिलैक्स कर रहा होगा। दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, फिजिक्स मसल में अगर पोस्चर मसल की टाइटनेस की वजह से वो फिजिक मसल्स कंटिन्यूसली हमारे पास रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे, देन दे कैन बी वीक, और उनकी वीकनेस रिजल्ट होगी हमारे पास सूडो पैरेसिस, सेंसेशंस एब्नॉर्मैलिटीज भी डेवलप होगी, मसल की स्ट्रेंथ भी कम होगी, मसल का बल्क भी कम होगा, मसल में माइटोकॉन्ड्रिया की अमाउंट भी कम होगी, एंड दैट कैन रिजल्ट इन द फर्दर डिफॉर्मिटीज। पोस्चर मसल मेन मसल हो गए हमारी बॉडी के, जैसे कि कॉर्ड्स हैं, जैसे कि हैमस्ट्रिंग है, जैसे कि इरेक्टर स्पाइनी है। फिजिक मसल्स में हमारी बॉडी के स्मॉल मसल्स आएंगे जो कि पोस्चर मसल को असिस्ट कर रहे होते हैं बाय रिलैक्सिंग देयर ऑन फंक्शन। इसी तरह बेटा हमारी बॉडी में कुछ क्रॉसेस बनते हैं मसल्स के आपस में। वो जो क्रॉसेस बॉडी के अंदर मसल्स के बन रहे हैं वो हमारी बॉडी की पोजीशन को मेंटेन कर रहे हैं। अब स्क्रीन में आपको ये जो मूवमेंट नज़र आ रही है, थिकनेस है इरेक्टर स्पाइनी की, ओब्लिक ग्लूटियाई मसल्स हैं बेटा, ये दैट थिंग शोज द वी लोअर क्रॉस सिंड्रोम। इससे हमें एसेंशियली लोअर क्रॉस सिंड्रोम का कंपैटिबिलिटी कंप्लीट आइडिया हो रहा है, ठीक है, कि लोअर क्रॉस सिंड्रोम बॉडी में किस तरह प्रोसीड हो रही है और कैसे ये आगे की तरफ प्रोसीड करेगी। अब इसको बेटा आइडिया रखने के लिए सबसे पहले नॉर्मल पोजीशन में ये देखना है कि ये क्रॉस सिंड्रोम बनती कैसे है, ये क्रॉस कैसे बन रहा है। अगर तो इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाता है कि ये क्रॉस किस मसल की अरेंजमेंट में लगा हुआ है तो परफेक्ट है। अब क्रॉस के बेटा दो एरोज होते हैं, ये यहाँ पे हमने दो एरो शोज किए हैं, ठीक है। अब इसमें से जो एक एरो कंप्लीटली है हमारे पास, एक लाइन कंप्लीटली है वो वीक होगी, जो दूसरी लाइन कंप्लीट है वो टाइट होगी। जो डायगोनल मसल्स उनमें आ रहे हैं एक ही लाइन के वो टाइट होंगे, जो डायगोनल मसल आ रहे हैं दूसरी लाइन के वो वीक होंगे। अब इसमें हमारे पास इलियोसॉस जो कि फ्रंट ऑफ द थाई का मसल है, और इरेक्टर स्पाइन जो कि स्पाइन की बैक का मसल है, दे बोथ आर टाइट। अब अपने लोअर लिम्ब पे खड़े होके, ठीक है, साइड पे हाथ रख के जैसे क्रॉस बनाते हैं वैसे आप क्रॉस बना के एनालिसिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। जैसे ही आप अपनी कमर बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे, इरेक्ट स्पाइन पोजीशन में खड़े होंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी बैक जो है वो टाइट हो रही है और आपके फ्रंट ऑफ द थाई के जो मसल है मेनली इलियोसॉस वो टाइट हो रहा है। इसी तरह वीक में ऑपोजिट मसल्स इसी क्रॉस के डायगोनली बनाने हैं आपने। सबसे पहला मसल तो अब्डोमेन का है। अब्डोमेन आपका बेली का जो मसल है वो वैसे ही लूजली टाइटेड है, फ्लफी है। एक तो इससे अंदाजा लगा लें कि आगे वाली साइड पे जो अब्डोमेन है हमारे पास, इंटरनल एक्सटर्नल ओब्लिक ट्रांसवर्स अब्डोमिनस जो भी मसल्स आ रहेंगे
वो वीक होंगे। सेकेंडली हमारे पास पीछे ग्लूटियाई के रीजन, बटक्स के रीजन के मसल, उसमें मेनली ग्लूटियस मैक्सिमस एंड द मीडियस, ये दो मेनली इन्वॉल्व होते हैं, दैट आर द वीक। अगर क्रॉस सिंड्रोम इस फ्रैक्चर में बन रहा है देन दिस इज नोन एज द लोअर क्रॉस सिंड्रोम। अब स्पाइन की एफिकेसी, स्पाइन की नॉर्मल कर्व्स भी इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। अगर तो स्पाइन की नॉर्मल कर्व में हमारे पास स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस और काइफोसिस नॉर्मल है, वैसे तो तीनों की तीनों टर्म्स ये हमारी स्पाइन में होती हैं, लेकिन हम उसे डिजीज को, पैथोलॉजी को तब कहते हैं व्हेन देयर इज अ हाइपर स्कोलियोसिस, हाइपर लॉर्डोसिस एंड हाइपर काइफोसिस। अगर तो वो डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशंस हैं, बोन की डिफॉर्मिटी स्पाइन में है, उसके साथ फिर ये जो कॉम्प्लिकेशंस लोअर सिंड्रोम की बन रही हैं ये भी अब्रप्ट हो जाएंगी, ये भी चेंज हो जाएंगी, और ये भी जो इनका सपोज बॉडी में लोअर क्रॉस सिंड्रोम का बैलेंस में डैमेज अगर सपोज हम कहते हैं कि 10 में से 5% है, अगर वो बंदा स्पाइन की भी अबनॉर्मेलिटी के साथ है तो उसमें 10 में से अबाउट नियर बाय 7-8% डैमेज लगा लें आप इसको, उसका डैमेज के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं। बेटा ये थी लोअर क्रॉस सिंड्रोम। इसी तरह हमारी बॉडी में अपर क्रॉस सिंड्रोम भी इवॉल्व होती है। लोअर क्रॉस सिंड्रोम हमारे पास ट्रंक और लोअर लिम्ब को कंबाइन कर रही है, इसी तरह अपर क्रॉस सिंड्रोम हमारी बॉडी में हेड एंड नेक को थोरैक्स के साथ कंबाइन करती है। इसमें भी वही हमारे पास रूल है, जो हमारे पास डायगोनली मसल्स होंगे एक साइड के क्रॉस के, एक साइड के एक आर्म के वो टाइट होंगे, सेकंड वाले जो होंगे एक आर्म के वो वीक होंगे। अब इसमें सबसे पहले आप अपने जो हैंड्स हैं वो पैक्स पे रख लें, पैक्स मेजर माइनर पे। जो पैक्स है हमारी बॉडी की, इनकी टेंडेंसी है टाइट होने की, तो जैसे ही आप अपना एक हाथ पैक्स पे रखेंगे तो आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि इस वाले आर्क में, इस वाले जो हमारे पास क्रॉस बन रहा है, इसके इसी आर्क में जो ऑपोजिटली मसल्स हैं जो हमारी बैक पे जा रहे हैं हेड के पीछे, वो वाले टाइट होंगे। मींस फ्रंट से पैक्स टाइट हो रहे हैं और बैक से ट्रापीजियस एंड द लेवेटर स्कैपुला आर गोइंग टू बी टाइट, राइट। अब ये तो एक क्रॉस का आर्म कंप्लीट हो गया। अब ऑपोजिट वाली साइड पे जैसे आपने पैक्स सामने लेके आए थे और इसी तरह पैक्स के सामने हमारे पास नेक के फ्लेक्सर्स हैं। नेक के फ्लेक्सर्स वीक होंगे तो नेक कहाँ जाएगी, और उसके अगेंस्ट वाले ऑपोजिट मसल्स वीक होंगे। मसलन आगे से नेक के फ्लेक्सर्स वीक हो गए हैं, नेक के फ्लेक्सर्स वीक हैं, उनका क्या काम था, नेक को फ्लेक्स कराना, आप वो वीक हैं तो क्या नहीं करा रहे, नेक की फ्लेक्शन नहीं करा रहे। इसी तरह पीछे हमारे पास कौन से मसल आ गए, स्ट्राटस इंटीरियर एंड द रोम्बॉइड्स, जो कि रिट्रैक्शन कराते हैं स्कैपुला के। अब जब पैक्स टाइट है तो स्कैपुला की रिट्रैक्शन होगी, नहीं होगी जी, करा नहीं सकेंगे। दूसरी बात ये खुद वीक हो गए हैं। अच्छा बेटा, इसमें अभी तक जो मैंने मसल्स बताए हैं अपर और लोअर क्रॉस सिंड्रोम में, यहाँ तक की कॉम्प्लिकेशंस में अगर तो ये दोनों हमारे पास सिंड्रोम्स हमें समझ में आ गई हैं, तब हम आगे कंटिन्यूस कर लेंगे और आगे हम सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ लेंगे स्पाइन में, लाइन में, डिफरेंट चेयर्स पे, कि इनकी कॉम्प्लिकेशंस हमारी बॉडी पे कैसे अफेक्ट कर रही हैं। ठीक है, हम कौन सा ऐसा एंगल बना के रखें लंबर स्पाइन पे कि ये कॉम्प्लिकेशंस ना हो। स्पाइन पे हम ऐसी कैसी कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व करें कि अगर ये हो गई हैं तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेट ना हो। दूसरी चीज़, जिस चीज़ पे हम बैठ रहे हैं वो चीज़ की रिगार्डिंग हमारी बॉडी की निस्बत वो चीज़ कैसी होनी चाहिए, आइदर दैट वाज अ हार्ड सरफेस और अ सॉफ्ट वन, उसमें लंबर सपोर्ट है या नहीं है, उस पर हैंड रेस्ट हमारे पास है या नहीं है। यहाँ तक बेटा जो मैंने अभी तक पढ़ा है इसको सेपरेटली आप लोग अच्छे तरीके से याद करें, अपर और लोअर क्रॉस सिंड्रोम को अपनी बॉडी पे एनालिसिस करें। ठीक है, जब ये आप कर लेंगे तो इसके बाद हम सीटिंग अरेंजमेंट की तरफ प्रोसीड करेंगे कि इन चीज़ों की कॉम्प्लिकेशंस अब सीटिंग के साथ हमारी कैसे प्रोसीड कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर क्लोज करता हूँ और इसका पार्ट 2 जो है हमारे पास कि सीटिंग अरेंजमेंट में हमारी बायोमैकेनिक्स में क्या इन्वॉल्वमेंट है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।